नमस्कार। कभी सोचा है कि यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें वो भारत पहुंची तो पहुंची कैसे? और सबसे जरूरी सवाल, क्यों पहुंची? आज हम लोग इसी दिलचस्प कहानी की एक एक परत खोलेंगे। ये एक ऐसा सफर है जो हमें पुराने जमाने के व्यापारिक रास्तों से लेकर एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत तक ले जाएगा। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम लोग एकदम क्रम से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पुराने व्यापारिक रास्तों की, फिर देखेंगे कि नए समुद्री रास्ते क्यों और कैसे खोजे गए। उसके बाद यूरोपीय कंपनियों का भारत आना, और फिर वो होड़ शुरू हुई जिसने व्यापार को राजनीति में बदल दिया। सब कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सदियों से भारत और यूरोप के बीच आखिर व्यापार होता कैसे था, वो कौन से रास्ते थे। देखिए, सदियों से मतलब बहुत लंबे समय से भारत और यूरोप के बीच एक जबरदस्त ट्रेड चल रहा था। बहुत कीमती सामान, मसाले, कपड़े, ये सब जमीन और समंदर के तीन मेन रास्तों से गुजरते थे। कह सकते हैं कि ये रास्ते दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ने वाली लाइफलाइन थे। अच्छा, तो ये तीन रास्ते, इन्हें आप व्यापार की धमनियों की तरह समझ सकते हैं। पहला रास्ता था फारस की खाड़ी से, जो समंदर के जरिए इराक और तुर्की तक जाता था। दूसरा था लाल सागर वाला रास्ता, जो मिस्र के एक बहुत बड़े शहर एलेक्जेंड्रिया तक पहुंचता था। और हाँ, एक तीसरा रास्ता भी था जो पूरी तरह जमीनी था, मध्य एशिया से होकर गुजरता था। और इन सभी रास्तों से आने वाला माल पहुंचता कहाँ था? यूरोप के बड़े बाजारों में, जैसे वेनिस और जेनेवा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। और वो मोड़ था साल 1453 में। हुआ ये कि तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया शहर पर कब्जा कर लिया। अब ये कुस्तुनतुनिया, ये उन पुराने व्यापारिक रास्तों का मेन गेटवे था, मुख्य दरवाज़ा। और तुर्कों ने उन्होंने यूरोप के व्यापारियों के लिए ये दरवाज़ा, कह लीजिए, बंद ही कर दिया। तो अब सोचिए क्या हुआ होगा। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जब मेन रास्ता ही बंद हो गया तो भारत का कीमती सामान यूरोप पहुंचेगा कैसे? अब एक ही रास्ता था, भारत तक पहुंचने का एक बिल्कुल नया रास्ता खोजना। और ये जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और बस इसी जरूरत ने खोजकर्ताओं के एक नए युग को जन्म दे दिया। लेकिन इन खोजों के पीछे वजह क्या थी? असल में तीन बड़ी वजहें थीं। यूरोप के जो बड़े बड़े राजा रानी थे, उन्होंने नाविकों को पैसा देना शुरू कर दिया। उनके मन में तीन बड़े लालच थे। पहला, दौलत, मतलब खजाना मिले, मसालों के ट्रेड से खूब मुनाफा हो। दूसरा, धर्म, वो चाहते थे कि ईसाई धर्म दूर दूर तक फैले। और तीसरा था झंडा, मतलब नई जगहों पर कब्जा करके अपने साम्राज्य को और बड़ा बनाना। दौलत, धर्म और झंडा। अब देखिए, इतने बड़े बड़े समुद्री सफर कोई मजाक तो थे नहीं। ये मुमकिन हो पाए नई टेक्नोलॉजी की वजह से। कुतुबनुमा यानी मैग्नेटिक कंपस ने उन्हें दिशा बताई, और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत जहाजों ने उन्हें तूफानों से लड़ने की हिम्मत दी। और इसी होड़ में स्पेन से निकले क्रिस्टोफर कोलंबस, वो भारत खोजने पश्चिम की तरफ गए और गलती से पहुंच गए अमेरिका। लेकिन असली कामयाबी मिली पुर्तगाल के वास्को डी गामा को। उन्होंने एक लंबा रास्ता लिया, पूरा अफ्रीका घूम कर आए, और आखिरकार 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पर अपना जहाज लगा ही दिया। भारत का समुद्री रास्ता मिल चुका था। वास्को डी गामा का भारत पहुंचना, समझ लीजिए कि एक दरवाजा खुल गया। सबसे पहले तो पुर्तगाली आए, लेकिन उनकी कामयाबी देखकर दूसरे यूरोपीय देश भी पीछे पीछे चले आए, और यहीं से भारत में व्यापार का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो गया। अब देखिए, ये जो समुद्री यात्राएं थीं, ये बहुत खर्चीली होती थीं। तो इतना पैसा कहाँ से आए? इसके लिए यूरोप के लोगों ने एक नया तरीका निकाला, ट्रेडिंग कंपनियां बनाई। इसका मॉडल बड़ा सिंपल था। बहुत सारे लोग मिलकर पैसा लगाते थे, जिसे शेयर कहते हैं, और फिर जो भी मुनाफा होता था वो सबके बीच बंट जाता था, बिल्कुल आज की बड़ी कंपनियों की तरह। तो इन कंपनियों ने भारत में अपनी फैक्ट्री बनानी शुरू की, जिन्हें कोठी भी कहते थे। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये आज की तरह सामान बनाने वाली फैक्ट्रियां नहीं थीं। नहीं, ये असल में एक किले की तरह मजबूत ट्रेडिंग पोस्ट होते थे। इनके अंदर दफ्तर होते थे, बड़े बड़े गोदाम होते थे, और कंपनी के जो एजेंट थे, जिन्हें फैक्टर कहा जाता था, उनके रहने की जगह भी होती थी। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, ये फैक्ट्रियां किसी किले से कम नहीं थीं।
इनकी मजबूत दीवारों के पीछे गोदामों में बहुत कीमती माल रखा होता था और उसकी हिफाजत कौन करता था? सैनिक। यहीं से ये बात साफ हो जाती है कि व्यापार और ताकत, ये दोनों चीजें शुरू से ही एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। चलिए अब कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस व्यापार ने एक जबरदस्त कंपटीशन को जन्म दिया। और देखते ही देखते भारत का नक्शा यूरोपीय ताकतों के ठिकानों से भरने लगा। हर कोई अपनी अपनी जगह बना रहा था। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन, दीव पर कब्जा किया। डच लोगों ने कोचीन और कालीकट में अड्डे बनाए। फ्रांसीसी पौंडीचेरी में जम गए और अंग्रेज, उन्होंने सूरत, कलकत्ता जैसे बड़े व्यापारिक केंद्रों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब जब इतने सारे खिलाड़ी मैदान में हो तो मुकाबला तो तगड़ा होना ही था। एक दूसरे से आगे निकलने के लिए इन कंपनियों ने हर पैंतरा आजमाया। वो क्या करते थे? सीधे गांव के कारीगरों से माल खरीदते थे ताकि सस्ता पड़े। साम दाम दंड भेद, मतलब बातचीत, रिश्वत, सजा और फूट डालना, सब कुछ इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी कोशिश ये होती थी कि मुगल बादशाह के दरबार में पहुंचकर फरमान हासिल कर लिया जाए। फरमान मतलब एक शाही आदेश, जिससे उन्हें बिना टैक्स दिए व्यापार करने की छूट मिल जाती। सोचिए कितना बड़ा फायदा था ये। भारतीय राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए, उन्हें पटाने के लिए ये लोग बड़े अनोखे अनोखे तोहफे लाते थे, जैसे कि अंग्रेजी बग्गी। इसे सर थॉमस रो ने मुगल बादशाह जहांगीर को भेंट किया था। उस जमाने के लिए ये एक बिल्कुल नई और कमाल की चीज थी। मकसद साफ था, शासक को इम्प्रेस करो और व्यापारिक रियायतें हासिल करो। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कैसे? आखिर कैसे व्यापार करने आई ये कंपनियां धीरे धीरे राजनीति में घुसने लगी? कैसे व्यापारी अब मालिक बनने की राह पर चल पड़े थे? देखिए, यूरोपीय शक्तियों के पास एक बहुत बड़ी ताकत थी, उनकी नौसेना, उनके समुद्री जहाज। और इसका इस्तेमाल उन्होंने दो धारी तलवार की तरह किया। वो भारतीय राजाओं से कहते, हमें व्यापार में छूट दो तो हम तुम्हारे जहाज़ों की हिफाजत करेंगे, और अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे जहाज़ों को समुंदर में ही लूट लिया जाएगा, डुबो दिया जाएगा। संदेश बिल्कुल साफ था। तो ज्यादा व्यापार और दौलत की उम्मीद में भारतीय शासकों ने उन्हें कंसेशंस यानी छूट देना शुरू कर दिया। और ये कोई छोटी मोटी छूट नहीं थी। उन्हें कई तरह के टैक्स से माफी मिल गई, उन्हें भारत में जमीन खरीदने का हक मिल गया, यहाँ तक कि अपने खुद के बंदरगाह और किले बनाने की इजाजत भी मिल गई। और यहीं पर हर एक छूट के साथ भारत की अपनी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा इन कंपनियों के हाथ में जा रहा था। और यहीं आकर हम एक बहुत बड़े और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पे रुकते हैं। एक ऐसा सवाल जो आगे के पूरे भारतीय इतिहास की नींव रखता है कि व्यापार के नाम पर दी गई ये छोटी छोटी रियायतें आखिर कैसे भारत की गुलामी की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम साबित हुई। तो चैप्टर 1 पढ़ लिया, लेकिन क्या चैप्टर के आखिर में जो सवाल हैं उनके जवाब आते हैं? अक्सर असली तैयारी तो वहीं से पता चलती है। तो चलिए आज हम मिलकर इस चैप्टर के सारे सवालों को हल करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। देखते हैं कि एग्जाम के लिए हमारी तैयारी कितनी पक्की है। अब देखिए, ये सवाल देखने में थोड़े टेढ़े लग सकते हैं, है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं है। हम एक एक सवाल को उठाएंगे और उसे इतने आसान तरीके से समझेंगे कि भाई इसके खत्म होने तक ना सारे जवाब एकदम दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो फिर शुरू करें। चलो वार्म अप करते हैं एक रैपिड फायर राउंड के साथ। इसमें हम देखेंगे छोटे छोटे सवाल, मतलब बहुविकल्पीय और अति लघु वाले। ये वो सवाल हैं जो फटाफट नंबर दिलाते हैं और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं। तो हो जाए शुरू। तो पहला सवाल स्क्रीन पर, अमेरिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन है कोलंबस, हॉकिंस, वास्को डी गामा और सर थॉमस रो। जरा सोचिए, एक ऐसा आदमी था जो निकला तो इंडिया खोजने था, लेकिन पहुंच गया कहीं और। कौन था वो? और सही जवाब है ऑप्शन का कोलंबस। बिल्कुल, स्पेन का नाविक था, चला था इंडिया का समुद्री रास्ता खोजने, पर पहुंच गया अमेरिका। तो बस अमेरिका की खोज का क्रेडिट मिल गया कोलंबस को। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहले कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया? देखिए, यूरोप से तो बहुत लोग आए थे, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, सब लाइन में थे, पर सबसे पहले बाजी किसने मारी? जी हाँ, सही जवाब है ऑप्शन ख, पुर्तगाली। याद है ना, वास्को डी गामा, वो पुर्तगाली ही तो था, और वही था जो समुद्री रास्ते से भारत पहुंचा। बस यहीं से फिर एक के बाद एक यूरोपीय शक्तियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। अब आते हैं अति लघु सवाल पर। कौन सा ऐसा यंत्र था जिसके आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गईं?
सोचिए जरा, उस जमाने में जब कोई गूगल मैप्स नहीं था, कोई जीपीएस नहीं था, तो इतने बड़े समंदर में रास्ता कैसे पता चलता होगा? कोई तो जादू की चीज रही होगी, है ना? और वो चीज थी कुतुबनुमा, जिसे हम कंपास भी कहते हैं। इसकी खास बात ये थी कि इसकी सुई हमेशा उत्तर यानी नॉर्थ की तरफ रहती है। बस इसी की मदद से नाविकों को दिशा का पता चला और वो गहरे समंदर में उतरने की हिम्मत कर पाए। अगला सवाल तो बहुत ही आसान है। वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? अभी अभी हमने बात की थी इसकी, फटाफट याद कीजिए। बिल्कुल, वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे बिल्कुल भूलना नहीं है, एकदम पक्का कर लीजिए। और ये रहा हमारे रैपिड फायर राउंड का आखिरी सवाल। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज राजदूत कौन था? मतलब जब अंग्रेजों को लगा कि भाई भारत में व्यापार करना है, तो उन्होंने अपना पहला एम्बेसडर किसे बनाकर भेजा? उनका नाम था सर थॉमस रो। वो जहांगीर के पास पहुंचे थे भारत में ट्रेडिंग करने की परमिशन लेने, और ये अंग्रेजों के लिए भारत में एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी एंट्री थी। तो कैसा रहा रैपिड फायर? मजा आया ना? अब जब वार्म अप हो गया है तो थोड़ा गहराई में उतरते हैं। अब हम समझेंगे कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स, मतलब क्या, क्यों और कैसे। तो पहला सवाल है, व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हैं? ये शब्द हम सबने सुना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन ये ट्रेडिंग कंपनी होती क्या थी आखिर? मतलब क्या था इसका? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा है। इसे ऐसे समझिए, भारत तक समुंदर के रास्ते आना जाना कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसमें पैसा भी बहुत लगता था और रिस्क भी बहुत था। तो कोई एक आदमी ये सब अकेले नहीं कर सकता था। इसलिए कई सारे व्यापारी मिलकर पैसा इकट्ठा करते थे, जिसे हम पूंजी या कैपिटल कहते हैं। फिर उस पैसे से व्यापार करते थे और जो भी फायदा होता था उसे आपस में अपने अपने लगाए हुए पैसे के हिसाब से बांट लेते थे। बस यही थी व्यापारिक कंपनी। और ऐसी कई कंपनियां बनी थीं, जैसे हॉलैंड की थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड वालों की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और फ्रांस की थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इन सब का मकसद एक ही था, भारत और पूरब के देशों के साथ व्यापार करना और खूब सारा मुनाफा कमाना। चलिए, अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर। ये वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव है। अगर ये समझ आ गया तो समझिए पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। सवाल है, पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन से थे और नए मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई? ठीक है, तो इस सवाल के दो हिस्से हैं। पहला कि पुराने रास्ते कौन से थे, और दूसरा जो कि ज्यादा जरूरी है कि नए रास्ते खोजने की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो पहले बात करते हैं पुराने रास्तों की। उस समय यूरोप और भारत के बीच व्यापार के 3 मेन रास्ते थे। एक रास्ता फारस की खाड़ी से होकर जाता था, दूसरा लाल सागर से, और तीसरा जमीन का रास्ता था जो मध्य एशिया से गुजरता था। और मजे की बात यह थी कि इन सारे रास्तों पर इटली के व्यापारियों का कंट्रोल था। तो फिर नए रास्ते क्यों खोजे गए? यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। साल था 1453। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया नाम के एक शहर पर कब्जा कर लिया। अब ये शहर यूरोप और एशिया के बीच का मेन जमीनी रास्ता था। इसके बंद होते ही यूरोप से भारत का व्यापार लगभग रुक गया। अब तो उन्हें एक नया समुद्री रास्ता चाहिए ही था। और इस खोज के पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। याद रखने के लिए हम कह सकते हैं धन, धर्म और ध्वज। पहला, धन, मतलब वो भारत के मसालों और कीमती सामान के व्यापार से बहुत अमीर बनना चाहते थे। दूसरा, धर्म, वो दुनिया में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। और तीसरा, ध्वज, मतलब वो नई जगहों पर कब्जा करके अपने देश का झंडा फहराना चाहते थे, अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे। अब सवाल ये था कि ये मुश्किल काम होता कैसे? तो इसमें मदद की नई टेक्नोलॉजी ने। एक तो था कुतुबनुमा जिसने दिशा बताई, और दूसरा यूरोप में उस समय पहले से बेहतर, ज्यादा मजबूत और तेज चलने वाले जहाज बनने लगे थे। इन दोनों चीजों ने मिलकर नाविकों को समंदर की लहरों से लड़ने का हौसला दे दिया। तो चलिए फटाफट से इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं। एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखना है? सबसे पहली बात, कौन कौन आया? पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और आखिर में ब्रिटिश। दूसरी बात, वो यहाँ क्यों आए? उन्हें चाहिए थे हमारे सूती और रेशमी कपड़े और मसाले।
और तीसरी और सबसे जरूरी बात, उन्होंने यहाँ अपना सिक्का कैसे जमाया। उन्होंने राजाओं से फरमान यानी टैक्स में छूट ली, अपने किले बनाए और अपनी पावरफुल नेवी का इस्तेमाल करके समुद्री व्यापार पर कंट्रोल कर लिया। और बस यहीं से एक नया और बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये लोग जो सिर्फ व्यापार करने आए थे, व्यापारी बनकर आए थे, वो आखिर इस पूरे देश के शासक कैसे बन गए? ये सवाल हमें इतिहास के अगले चैप्टर की तरफ ले जाता है। सोचिएगा जरूर इस बारे में कि आखिर हुआ क्या था।